नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। छत्तीसगढ़ के राजनीति से जुड़े आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ खासियत बताना चाहेंगे जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। दुर्ग जिले के राजनीति से जुड़े हुए पूरे प्रदेश में वो इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने तीन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आपको बता दें कि वर्ष 1998 से शुरू हुआ उनका ये सफ़र हालांकि अभी भी जारी है और उनके जीवन में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम उनको देखने को मिले जिस पर कोई भी इंसान गर्व कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार के वर्तमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की। ताम्रध्वज साहू एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक गांव के पंच से लेकर राजनीतिक सफ़र शुरू किया था और आज वो छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री हैं। उनके साथ सबसे बड़ा संयोग ये है कि वो छत्तीसगढ़ के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें तीन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने को मिला। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि और आमतौर पर होता यही है कि बहुत सारे नेता 20-20, 25-25 साल अपने एक ही विधानसभा से 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार लड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन ताम्रध्वज साहू के बारे में खासियत ये वो किस्मत के धनी है, मुकद्दर के सिकंदर हैं, चाहे जो कहा जाए। आइए उनके सफ़र के बारे में कुछ आज जानकारी बताते हैं आपको। उन्होंने अपना जो विधायकी का जो सफ़र है 1998 में धमधा विधानसभा से शुरू किया था। वर्ष 1998 में उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी से लाभचंद बाफना को टिकट दी गई थी और तब वो लगभग 5,500 वोटों से परास्त कर पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था और तब से लेकर आज तक ताम्रध्वज साहू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 वर्ष के अंतराल के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तब तक छत्तीसगढ़ बन चुका था। तब पहली बार अस्तित्व में छत्तीसगढ़ में धमधा विधानसभा सीट से उनको दोबारा टिकट दी गई और इस बार उनके सामने एक ऐसे नेता थे जो कि उस सीट से 3 बार जीत चुके थे लगातार और वो थे जागेश्वर साहू। 1998 के चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक उलट पलट के थे, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। 2003 के चुनाव में जागेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने ताम्रध्वज साहू के मुकाबले खड़ा कर दिया था और तब जागेश्वर साहू को ताम्रध्वज साहू के मुकाबले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। ये दूसरी जीत थी ताम्रध्वज साहू की। उसके बाद 2008 आता है। 2008 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा जो 90 हैं उनका एक पुनर्सीमांकन होता है। उस पुनर्सीमांकन में बहुत सारी विधानसभाएं विलोपित कर दी जाती हैं और कुछ नई विधानसभा बनती है। ऐसे ही दौर में धमधा विधानसभा का विलोपन हो जाता है 2008 के चुनाव से पहले और तब उस समय जो कुछ नई सीटें आई थी उसमें वैशाली नगर भी थी, बट हम बात कर रहे हैं ताम्रध्वज साहू जी की। और जब धमधा विधानसभा सीट का विलोपन हो गया, ऐसे में उनके लिए एक नई विधानसभा की ज़रूरत थी तलाशने की और वो जगह मिली उनको बेमेतरा में। बेमेतरा विधानसभा में ताम्रध्वज साहू जो कि अजय योद्धा थे कांग्रेस को, उनको पहली बार बेमेतरा से उनको टिकट दी गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अवधेश चंदेल को वहां पर शिकस्त दी लगभग 6,000 साढ़े 6,000 के वोट मतों से और तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। कुल मिला के देखा जाए तो ये दौर था जबकि ताम्रध्वज साहू की शुरुआती राजनीति थी। 2013 के चुनाव में, जबकि ये चौथा चुनाव था उनका, संयोग से वो अवधेश चंदेल से चुनाव हार गया और ये उनकी पहली शिकस्त थी। तब ऐसा एक बार लगने लगा था कि शायद अब ताम्रध्वज साहू के लिए रास्ते आगे के आसान नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जब पलटना होता है तो कुछ ऐसे मोड़ आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या डॉक्टर रमन सिंह के साथ हुआ था। तब जो है डॉक्टर रमन सिंह भी विधानसभा के चुनाव हार गए थे और 6 महीने बाद उन्होंने राजनांदगांव में कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी मोतीलाल वोरा को लोकसभा में हराकर दिल्ली की राजनीति शुरू की थी और वहाँ फिर बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के और उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो आखिरकार छत्तीसगढ़ की राजनीति में 15 साल तक राज करने वाले पहले नेता बने। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा था ताम्रध्वज साहू जी के साथ भी। 2013 में अवधेश चंदेल के खिलाफ चुनाव हारने के 6 महीने बाद जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दी और ऐसे समय पर बहुत सारी चर्चाएँ चल रही थी। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे मैदान पर थी। लोगों को लग रहा था कि ताम्रध्वज साहू के लिए चुनाव जितना आसान नहीं होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अपने
कुशल व्यवहार चलते, बहुत ही शालीन है और उनका जो स्वभाव भी है बहुत आसान है, आसानी से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और एक अजात शत्रु की तरह उन्होंने अभी तक का अपना राजनीतिक जीवन जिया है। और जिसकी बदौलत ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे जैसे नेत्री को उस लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव में हरा दिया। ये वो दौर था जबकि नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था भारत की राजनीति में, 2014 का चुनाव था और उस समय जबकि 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। एक इकलौती सीट ऐसी थी दुर्ग जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ताम्रध्वज साहू चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे। कालांतर में जबकि 2018 आया है और उस समय छत्तीसगढ़ में एक बार फिर, चूंकि 15 साल का समय बीत गया था, तब भूपेश बघेल जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा था 2018 का और उन्होंने बहुत तरीके से जो प्रत्याशियों का चयन किया उसमें एक नाम, कुछ विवाद भी हुआ लगे बीच में, लेकिन अंततः जो अंतिम जो सूची जो जारी हुई उसमें सांसद ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी बना दिया गया। ये बहुत ही अचानक लिया गया फैसला था हाईकमान का, लेकिन हाईकमान का दांव इतना सटीक बैठा कि उन्होंने अपने मुकाबले दूसरी बार चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के जागेश्वर साहू को लगभग 7,500 मतों से परास्त कर दिया और प्रदेश में फिर अपने जीत का डंका बजा दिया। 2014 से लेकर के 2018 के बीच में उनका सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार से संपर्क था। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और पूरे भारत में उन्होंने पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को एकत्र करने के लिए उनके हितों को देखते हुए कई प्रदेशों में भी दौरे किए थे, कई कमेटियां बनाई थी और इस तरह देखा जाए कि तो उनका कनेक्शन जो था वो कांग्रेस के हाईकमान से सीधी तौर पर हो गया था। और जब 2018 में 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता में आई, तब जो प्रमुख जो 4 नाम थे जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उसमें एक नाम ताम्रध्वज साहू का भी था। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल के अलावा चरणदास महंत जो बाद में विधानसभा के अध्यक्ष बने और टीएस बाबा जो कि जिन्हें हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये सभी उस समय दावेदार थे। क्योंकि 5 साल का जो दौर जो ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली में गांधी परिवार के साथ शेयर किया था, कहीं न कहीं अंतरंगता बन चुकी थी, इसलिए उनके नाम को काफ़ी तरजीह दी गई थी और एक समय ऐसा आया कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। आपको याद होगा कि ताम्रध्वज साहू के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो चुका था और टीवी चैनलों में उनके नाम की पट्टियां चल चुकी थी कि ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। उसी समय वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जी, ये तीनों जाकर के उन्होंने हाईकमान से बातचीत की, तमाम परिस्थितियों पर चर्चा की और उस समय हाईकमान को इन 3 नेताओं के से हुई बातचीत के बाद, दबाव के बाद आखिरकार अपना फैसला बदलना पड़ गया और सांसद ताम्रध्वज साहू जो कि चौथी बार विधानसभा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बाद में उस समझौते में मुख्यमंत्री के साथ उनको गृह मंत्री का पद देते हुए उनके साथ पीडब्ल्यूडी और पर्यटन जैसे विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई। कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि ताम्रध्वज साहू एक ऐसे नेता हैं दुर्ग जिले में जिन्होंने अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के दम पर दुर्ग जिले में ऐसी राजनीति की जैसी छत्तीसगढ़ में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब जबकि 2023 चल रहा है, एक बार फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 5 महीने का समय बाकी है। ऐसे समय में 2 दिन पहले ही कांग्रेस से नाराज चल रहे अंबिकापुर के राजा टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी गई है और सब कांग्रेस हाईकमान ने एक बात साफ कर दी इस समय कि छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे के दम पर नहीं लड़ेगी। उनका साफ साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी संयुक्त चेहरे के तौर पर मैदान में आएगी, मतलब कोई विशेष चेहरा नहीं रहेगा। ऐसे समय में कुमारी शैलजा की जो भूमिका है, जिनको प्रभारी बनाया गया है, उनके साथ कांग्रेस के तमाम आला नेता, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और तमाम नेता आज पूरे प्रदेश में दौरे करके लगातार कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि वे बूथ चलो अभियान के तहत आम जनता के बीच तक जाएं और कांग्रेस के रीति नीति के बारे में बताएं, कांग्रेस ने जो जनता के हित में जो काम किए उनको बताएं और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए पूरा प्रयास करें।
आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर दें और हमारे इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।